नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत समाचार। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। चुनाव आयोग द्वारा तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है और देखिए पूरे देश में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। सभी दलों की तरफ से खास तैयारियां भी चुनावों को देखते हुए की जा रही है। कोई भी दल कोई कसर छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार प्रचार प्रसार का काम किया जा रहा है। वहीं विपक्ष की तरफ से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। लगातार रणनीति बनाई जा रही है। फिलहाल सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और खास तरह की तैयारियां भी हैं और यही आज चर्चा का विषय है। तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनने जा रही है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी इन सबसे बहुत आगे है और यूपी में ही नहीं देश में आगे है। जो नारा है अब की बार 400 पार, वह सफल होगा। यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को एमएसपी मिले या ना मिले ये उसका भी चुनाव है। बिना किसी दल के गठबंधन के अकेले दम पर, जनता के गठबंधन के बल पर इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है। माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी और फिर उसी तर्ज पर जो ये इंडिया और एनडीए का गठबंधन है, इन गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। जनता का गठबंधन दलों के गठबंधन से बड़ा होता है। सबसे खास तैयारियां की जा रही हैं और यही आज चर्चा का विषय है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मैं पत्रकारों का आपसे परिचय करा देती हूं। सिमाब नकवी मेरे सहयोगी हमसे जुड़े हुए हैं और सुशील दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमसे जुड़े हुए हैं और रजा रिजवी भी हमसे जुड़े हुए हैं और हेमंत तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमसे जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। तो सिमाब, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत मैं आप ही से करूंगी। देखिए, लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है और एनडीए और इंडिया में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। और बात की जाए प्रचार प्रसार की, वो तो अब बंद हो चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जोरों शोरों से की गई। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं कुछ अलग रणनीति बनाकर चल रहा है। किस तरह से विपक्ष की भूमिका को आप देख रहे हैं? देखिए, आपको बताएं कि चुनाव की तारीखों का जब ऐलान नहीं हुआ था तो उससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर प्रदेश आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं का उत्तर प्रदेश में डेरा जमाना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक के बाद एक जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और मीटिंगों के जरिए लोगों को बता रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव होगा वो किस तरह से होगा और किन मुद्दों पे होगा। राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से उठा के लेके चल रही है। अभी चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हो पाई थी, उससे ठीक पहले सीए लागू कर दिया गया पूरे देश में और रमजान का महीना था, शायद कुछ रिएक्शन होता, लेकिन उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे उन्होंने इस सीए पर कोई रिएक्ट नहीं किया और बड़ा शांतिपूर्वक सारी चीजें चलती रहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे स्पष्ट हैं और वो इन्हीं मुद्दों को लेकर आने वाले समय में आगे भी बढ़ेंगे। उनके पास राम मंदिर का मुद्दा है, उनके पास सीए का मुद्दा है, उनके पास और दीगर मुद्दे हैं जिनको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। अब विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष तो पहले गठबंधन में ही उलझा रहा कि गठबंधन किससे हो, कौन कौन से दल साथ में आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे। कभी फूफा मुंह फुलाए हैं, कभी मौसी मुंह फुलाए हैं। अंततः यह हुआ कि कांग्रेस और अखिलेश यादव ही साथ में आए। बाकी जयंत चौधरी भी उनको छोड़कर चले गए, ममता बनर्जी भी उनको छोड़कर चली गई और दीगर दल और थे जिन्होंने किनारा कशी कर ली। बहरहाल अब विपक्ष जब इन सब चीजों से ऊपर उभरा तो फिर सीट का बंटवारा कैसे हो, इस पे आ गए। तो एक एक करके एक एक सीट पे जो है वो डिस्कशन शुरू हुआ, बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हुई। तो सीटों को लेकर अब बात बन पाई है। अब नया मामला आ रहा है कि अभी सीटों के परिवर्तन का मामला चल रहा है कि हो सकता है कहीं से कांग्रेस और मांग रही हो। जैसे आज एक खबर आई कि कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो सीट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के झोली में है। तो इन सब चीजों को लेकर चर्चाएं बहुत
जोरों पर चल रही हैं। हालांकि इस बीच में जो उत्तर प्रदेश का मजबूत विपक्ष है, अखिलेश यादव पूरी तैयारियों के साथ जुटे हुए हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं से वो बातचीत कर रहे हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन अभी मैदान में पूरी तरह से नहीं उतरे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले अभी राहुल और प्रियंका ये दोनों जो है वो मैदान में जरूर नजर आए थे। उत्तर प्रदेश में उनकी जो यात्रा थी वो निकली थी, अखिलेश यादव भी उसमें आगरा में शामिल हुए थे। तो सिनेरियो विपक्ष का ये चल रहा है। मायावती का सबको मालूम है कि जब चुनाव आ जाएगा, रैलियां शुरू होंगी तो मायावती तब करेंगी। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को उन्होंने बोल दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और अभी कैंडिडेट भी डिसाइड नहीं हुए। सबसे ज्यादा कैंडिडेट अगर किसी ने डिसाइड किए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड किए हैं। चलिए ठीक है, सीमा में आऊंगी आपके पास और मायावती ने भी नहीं डिसाइड ठीक है। सुशील दुबे जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राम मंदिर, यूसीसी और सीए का दांव चला, इसको किस तरह से देखते हैं और चुनाव में कितना फायदा इसे भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है? बिल्कुल फायदा मिलने वाला और नंबर 1 पे फायदा मिलने वाला है, बल्कि फायदा मिल चुका है। देखिए कितने कॉन्फिडेंस से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी कह रहे हैं कि 80 प्लस 80 तो आएंगी ही आएंगी, प्लस हो जाए तो हो सकता है 81 सीटें हो जाएं। डिप्टी मौर्य सीएम जो है वो भी कह रहे हैं 80, अभी आज उन्होंने कहा कि वो 80 आ रही हैं। 2-3 लोग और हैं वो भी कहना शुरू कर दें, तो प्रेशर तो बना ही लिया 80 का। अब दूसरी बात, देश के विष्णु के अवतार, देश के प्रधानमंत्री जो बाकायदा जिनको घोषित अवतार माना गया है, अभी कार्यक्रम हुआ था, उन्होंने कहा 400 प्लस। अब 400 प्लस हो गई, 80 यहाँ हो ही गई, तो हम समझ ही नहीं पा रहे कि भाई चुनाव किस बात का। फिर विपक्ष चुनाव करवा क्यों रहा है? विपक्ष को चाहिए कि हम भैया हाथ जोड़ते हैं, ये वाला चुनाव आप तीसरा जो है टर्न ले लीजिए, तब तक हम अपनी तैयारी करेंगे। जो हमारे मित्र ने कहा अभी, जब तैयारी, अब देखिए मोदी जी के साथ 3 वो है सीए वाला। देखिए मुसलमान समझदार हो गया है। मुसलमान ने अभी जो नवाज दिल्ली में हुई थी, जिसके जो पुलिस वाले ने किया था, अच्छा वो व्यवहार बहुत ख़राब व्यवहार था, तो मुसलमान ने कोई बहुत रिएक्ट नहीं किया कहीं पर, थोड़ा बहुत तो सब जगह होता है। और ऐसे ही सीए वाले में, तो इसका मतलब मुसलमान समझदार हो रहा है, तो इसका मतलब ये चुनाव मुसलमान बहुत समझदारी से पोलिंग और वोटिंग करेगा। अब दूसरी, जब मोदी के साथ और बीजेपी, मोदी वाली बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ नहीं, मोदी वाली बीजेपी के साथ, राम उनके साथ, कृष्ण वो शिव जी उनके साथ, आपके बैटिंग में कृष्ण जी हैं ही हैं, संग शिव जी उनके साथ ही हैं। अब सबसे बड़ी बात, त्रेता 600 साल पहले त्रेता के भगवान मोदी के साथ, बीजेपी के साथ, और कल की भगवान जो कलयुग के भगवान हैं वो भी मोदी के साथ। उन्होंने अभी वो किया है प्रतिष्ठा, जो भी किया है भूमि पूजन। तो सारे, और वोटर ही भगवान होता है, जैसे ग्रह होता है उसका आता है ग्रह की भगवान है हमारे यहाँ, तो ऐसे ही लोकतंत्र में वोटर भगवान है। जब सारे वोटर, अब जो अब खुदा को सेट करना है वो कैसे होगा? चलिए नहीं होता, नकवी भाई सेट कर लेंगे या और लोग सेट कर लेंगे, अखिलेश यादव सेट कर लेंगे, ममता बनर्जी सेट कर लेंगी। लेकिन सर, लेकिन एक चीज ये देखने को मिल रही है, थोड़ा आप दुखी नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है 80 नहीं 81 आ जाएंगी यहाँ। इसका क्या माना जाए कि 80 नहीं 81, 80 सीटें हैं, आप कह रहे हो कि 81 आ जाएंगी, 400 पार आ जाएंगी, तो ये तंज क्यों कस रहे हैं? चुनाव आचार पत्रकार का काम जिंदाबाद करना नहीं है, तंज कसना ही है। अगर तंज ढंग से कर दिया तो मैसेज दूर तक जाता है। हम भी देखिए 62-63 तो हैं, चुनाव आचार संहिता में जब तक पोलिंग और रिटर्निंग अफसर आपको दस्तखत न करके ओके कर दे कि आप जीत गए, आप हो गए, आप कैसे इतने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि 80 आ रही हैं? अरे उन लोगों ने काम किया है, कह रहे हैं, तो इसलिए 80 आ रही है। और कहा ना कि इसीलिए मैंने भी कहा कि हो सकता है 81 आ जाए, 1 सीट और आप तंज कस रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री 400 मान के चल रहा है, प्लस 400 प्लस। तो अभी क्या ये राजीव, ये जो चुनाव आयोग में भी 3 बने हैं, जो अभी तो 2 दिन पहले ही बने हैं, तो क्या इसको ये स्वीकार करते हैं कि 80 प्लस मान के चल रहे हैं बीजेपी वाले? तो फिर बाकी देखिए 1 करोड़ 100 करोड़ के वो लगभग वो वोटर हैं, तो 100 करोड़ के वोटर ने क्या ये बता दिया है कि ये आपका हमने डाल दिया है? तो सुशील जी, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से दावा करती आई है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए जनता हमें मौका देगी, इसीलिए 80 सीटों का दावा किया जा रहा है। होता है बहुमत, एक शब्द होता है बहुमत।
अभी जो आए हैं बहुमत से ही तो आए हैं ना, सरकार तो बहुमत से ही बनी है। 10वीं साल हो रहा है सरकार, ये कह सकते थे प्रचंड, अभी नहीं कहते प्रचंड हो गया, प्रचंड बहुमत से जीत गए, प्रचंड बहुमत से जीत गए, प्रचंड बहुमत। अरे आप प्रचंड बहुमत बोल दो, मतलब जिसे कहते हैं ऐतिहासिक बहुमत आएगा, आप कुछ बोल दो, लेकिन 400 प्लस मान लिया हमने, तो हम कैसे मान लें और हम 80 कैसे मान लें भाई? पहले वोट पड़ने दीजिए, वहां जाने दीजिए कितने वोट पड़ गए, क्या होगा, गिनती हो जाए, पीवीपैट की गिनती हो जाए, ईवीएम की गिनती हो जाए, तब देखते हैं। चलिए ठीक है, रजा रिजवी जी भी मेरे साथ जुड़े हैं। रजा जी, ये 400 प्लस के जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अगर 2019 का अगर आंकड़ा लें आप, तो 2019 के आंकड़े से तो एक हिसाब से जो आंकड़ा दे रहे हैं, आंकड़ा पहुंच रहे हैं। जैसे इस वक्त गठबंधन में टीएमसी नहीं है, जिसके पास 22 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। बीजेडी किसी के साथ गठबंधन में नहीं है, बीजू पटनायक, उसके पास 12 एमपी थे। बीएसपी किसी के साथ नहीं है, उसके साथ 10 एमपी थे। बीआरएस किसी के साथ नहीं है, उसके 9 एमपी हैं। वाईएसआरसीपी के पास 22 एमपी हैं। ये मिला के 75 एमपी जो हैं वो 2019 के, ये भी किसी गठबंधन के साथ नहीं है। अब कितनी सीट अब आएगी 2024 में, ये अलग मुद्दा है, लेकिन ये जो मैंने नाम लिया है 75 सीट, ये किसी गठबंधन में नहीं है। अब आप आइए भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 330 सीट पाई थी 2019 में। 16 जो है जीडीयू के थे, 3 टीडीपी के थे, 6 लोजपा के थे और 2 अपना दल इसके थे, एक जदेश कुमार स्वामी के थे। ये मिला के 28 हो गए। तो 323, 303 वो मिलाइए, 28 जो इनके साथ जुड़े हैं वो मिलाइए, 19 का तो होता है 331। और अगर ये बाहर जो 75 मैंने बताया, अगर ये 75 मिला लीजिए 331 में, ये 219 का आंकड़ा बता रहा हूं, तो 5 1 6 और 7 3 10 के 0 हो गए। ये 406 सीट हो गई भारतीय जनता पार्टी। अरे रजा भाई एक सवाल ले लीजिए इसी पे। रजा भाई आप एक सवाल ले लीजिए, ये जितने लोगों का आप नाम ले रहे हैं, ये एक सवाल ले लीजिए, एक सवाल ले लीजिए। कांग्रेस से गठबंधन सुन लीजिए। नहीं, एक सवाल पहले ले लीजिए, इसी पे एक सवाल ले लीजिए। आप पहले ये जानना चाह रहे हैं कि जितने लोगों को आपने बताया, ये जरूरी है कि जीतने के बाद जो है वो यही भारतीय जनता पार्टी के जाके दामन में गिर जाएं? समाजवादी पार्टी 5 पाई थी 2019 में, केजरी 1 पाए थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 पाई थी और 3 उमर अब्दुल्ला पाए थे। यानी ये गठबंधन कुल 109 सीट पाई थी 2019 में। अब 2024 में क्या खेल करते हैं, क्या खेला करते हैं, क्या मेहनत करते हैं, कौन सी योजनाएं हम जनता को बताते हैं, कौन सी चीज लेकर के आते हैं कि सीटें बढ़ती हैं और सरकार तक पहुंचते हैं, ये तो प्रश्न जो है आम जनता जब वोट देगी तब पता चलेगा कि 4 जून के बाद कि किसकी सरकार बन रही। ठीक है, हेमंत तिवारी जी से एक सवाल हम लोग लेना चाहते हैं। यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए तमाम लोग हैं, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं 400 पार, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं 80 पार, जो बातें निकलकर सामने आ रही कि 80 की 80 हराएंगे यूपी में, जो उत्तर प्रदेश के चुनावी सिनेरियो बना हुआ है, उसमें आप किसको अपर हैंड पा रहे हैं अभी इस टाइम? और क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही है उस पर खरा उतरेगी, या फिर यह माना जाए कि जो विपक्ष है वो मजबूत गोल बनाकर भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा जो है वो सीटें पा सकेगा भारतीय जनता पार्टी से? हेमंत जी, क्या लग रहा है आपको? तो ताल ठोकने में उसकी आवाज कितनी आती है, उसके उत्साह, उसकी तैयारी से पहले इसे ताल ठोकने में किसी ने रोका नहीं है। कोई ढीली भी ठोक सकता है, कोई बहुत चटकदार भी ठोक सकता है। लड़ाई है, ये तो राजनीति की सबसे बड़ी लड़ाई है, इस देश की, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, तो दावे सब करेंगे। लेकिन एक सकारात्मक बात जो भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के पक्ष में जाती है कि एनडीए और बीजेपी ने जो दावे किए हैं अतीत में, 2014 यूपी इलेक्शन 17, 2019 पार्लियामेंट्री इलेक्शन,
2022 यूपी इलेक्शन, उन्होंने जो दावे किए, दावे के नजदीक पहुंचे, आसपास पहुंचे, प्रूव किया उन्होंने। पंचायत चुनाव से लेकर के नगर निकाय चुनाव तक। जी, अब बात क्या होती है, दिक्कत क्या है? आपने मुझसे पूछा आप रहे, मैं आंख मूंद करके बोल सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अपहरण है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन अपनी दृष्टि रखता हूं जमीन पर। उस दृष्टि के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को, यानी भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए को कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि अपोजिशन के पास कुछ ऐसी सूरत नई नजर नहीं आ रही है जो 2019 और 14 से बेहतर हो। कोई एक ऐसा इश्यू नहीं है जो सड़क से उठा हो और जनता के बीच तक गया हो। तो आपके बिना पर आप वो उसी प्रकार के उसी लेवल के इश्यूज उठा रहे हैं जो आप पिछले दिनों उठाते रहे, पिछले 10 वर्षों के उठाते रहे, तो आप कहां लेंगे? दूसरी बात सबसे बड़ी चीज, लड़ाई जब होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो मुकाबिल सेना होती है वो साइकोलॉजिकली यानी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पहले ही हथियार डाल देती है। तो अपोजिशन को देख करके प्रथम दृष्टिया यही बात समझ में आती है कि अपोजिशन एक स्टैंडर्ड है, दूसरे अपोजिशन पूरी तरीके से तैयार नहीं है, तीसरे सबसे बड़ी चीज स्कैटर्ड होना तो चाहिए, ठीक है, ये राजनीति होता है, जब गठबंधन की राजनीति होती है तो कोई नाराज, कोई ममता बनर्जी हो जाता है, कोई नवीन पटनायक हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी चीज आप साइकोलॉजिकली कमजोर दिख रहे हो। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप, वो क्यों कह रहे हैं 80-80 जीतेंगे? हो सकता है 80-72 जीतना, हो सकता है 65 जीते पिछली बार, लेकिन दावा उनका है 80-80 जीते। तो एक तो मनोवैज्ञानिक तौर पर हौसले के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन पर बहुत भारी है, ये तो मैं समग्र राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। परंतु उत्तर प्रदेश विशेष की बात करेंगे, जो 80 सीटों वाला प्रदेश है, जो तय करता है दिल्ली में किसकी हुकूमत बने और चले, उस उत्तर प्रदेश में मामला एक तरफा अभी तक नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। अभी हमारे मित्र ने कहा दरअसल अपोजिशन में कंफ्यूजन ज्यादा, और अभी से नहीं, जब अपोजिशन को एक करके इंडिया अलायंस बनाने की बात हुई तभी से कंफ्यूजन लगातार चल रहा है, और वो कंफ्यूजन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। उधर दूसरी बार आप देखिए, आप किससे लड़ रहे हो? आप एक ऐसे सूमो पहलवान से लड़ रहे हो जिससे 4-4 लोग 4-4 पहलवान मिलकर लड़ते हैं और हार जाते हैं। सूमो पहलवान लगातार अपनी तैयारी कर रहा है, पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा है। 2019 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीतने के बाद से भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। उसने अपोजिशन के जो वीक लिंक्स है उनको बहुत गंभीरता से, बहुत थॉरली उसको स्टडी किया और वही अटैक किया जो विपक्ष की कमजोरी, जो अपनी कमजोरी थी उसको करेक्ट करने की कोशिश की। आखिर भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश की हारी हुई सीटों पर इतना मंथन मनन और तैयारी क्यों कर रही? उसके लक्ष्य था। अपोजिशन फिर क्या किया? राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी उसके सबसे बड़े नेता हैं। आप बता दें, अमेठी के चुनाव हारने के बाद कितनी बार वहां गए, रायबरेली कितने दौरे लगाए, प्रियंका गांधी सक्रिय रहती थी, वो भी न्यूनतम नहीं था। तो आप कांग्रेस की बात कर नहीं सकते। और अब चर्चा सबसे खास ये चल रही है कि शायद प्रियंका और राहुल उत्तर प्रदेश से चुनाव न लड़े। अगर ऐसा होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा खाता खोलना। ये अलग बात है कि कांग्रेस जैसी पार्टी 4-5 सीटों पर बेहतर चुनाव लड़ेगी, कैंडिडेट इस तरह को ला रहे हैं और अलायंस का भी लाभ मिलेगा। समाजवादी पार्टी की बात, अब ये देखना पड़ेगा समाजवादी पार्टी कैसे कैंडिडेट्स ला। जैसे बड़ी चर्चा है जोधपुर, एक ऐसी सीट जो भारतीय जनता पार्टी 2019 में हार गए। मैं ये बात खाली उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, आप समझें किसकी तैयारी किस लेवल पे है और कितनी गंभीरता से कौन तैयार है मुकाबला करने के लिए। तो जोधपुर से एक सामान्य सीट का उदाहरण दे रहा हूं, इसको मिसाल खाली मानिएगा। ठीक है, अगर
हेलो। ठीक है, सुशील जी भी बने हुए हैं लगातार मेरे साथ। सुशील जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, हारी हुई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विशेष रणनीति बनाई जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि बाजी मारने में चूक ना जाए? नहीं, एक सवाल और भी ले लीजिए साथ में। जी, जी, हेमंत तिवारी जी को आपने सुना, सहमत हैं? उनका जो एनालिसिस उन्होंने किया है, क्योंकि आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो भी है, आप सहमत हैं उनकी बातों से? मैं वरिष्ठ पत्रकार नहीं हूँ, आपके साथ बोलना चाहूंगा। हेलो, मैं क्षमा के साथ कहना चाहूंगा। हेलो जी, जी आपकी जी, आवाज आ बोलिए रही बोलिए, है, आवाज मिल रही है। भाई, मुझे वरिष्ठ पत्रकार मत कहिए, मैं कतई वरिष्ठ पत्रकार नहीं हूँ। ठीक है सुशील जी, अपनी बात रखिए। पत्रकार हूँ। मेरे मित्र अति वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी ने जो कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ, कतई सहमत हूँ। इंडिया गठबंधन कहीं है ही नहीं। आपको इंडिया गठबंधन का नाम लेने का कोई औचित्य नहीं है। इंडिया गठबंधन का शो तो तब मिला था, देश को दिखा था, जब कौन से बंगलौर में, जिसमें कई 20-25 लोग बैठे थे और शूटिंग हुई थी, फोटोग्राफ्स आए थे और फिर तमाम बड़े लोग सब बड़े प्रसन्न थे, जिसमें सोनिया जी भी थी, नीतीश भी थे और सब लोग थे, शरद पवार भी थे, ममता भी थी, सभी लोग थे। उसके बाद जो भी राजनीति हुई हो, अंदर अंदर सब खत्म एकदम, जिसे कहते हैं छिन्न भिन्न। इंडिया गठबंधन छिन्न भिन्न है और अपने लेवल पर जो जिसको समझ में आ रहा है कि मुझे गठबंधन करना, वो व्यक्तिगत 1-to-1 गठबंधन कर रहे हैं। कोई उस पर नेशनल लेवल पे कोई गठबंधन नहीं है। और अब यहाँ पर क्या देखिए, बीजेपी एकदम 100% चुनावी मोड में हमेशा रहती है। उनके यहाँ तो क्या होता है कि सभासद चुनाव होता है तो उनके बड़े देश के नेता शुरू हो जाते हैं, नगर निगम का उसके चुनाव होते हैं, पंचायत के, तो उसके बड़े नेता उसमें एंट्री करते हैं। इवन अभी कौन सा हैदराबाद में हुआ था तो शाह तक गए थे उस कार्यक्रम में, लोकल बॉडी के चुनाव में। उनका तो काम ही यही है कि 24 घंटे, और अच्छी बात भी है, पॉलिटिक्स कर क्यों रहे हैं, उसी का उनको फायदा मिल रहा है। हमारे यहाँ क्या है, आज शायद देशाटन खत्म हुआ है राहुल गांधी का। आज शायद इस समय जबरदस्त पॉलिटिकल माहौल में वो देशाटन कर रहे हैं। और देशाटन कहाँ कर रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है, कहीं पर मैसेज नहीं। और वो क्या कर रहे हैं, जयराम श्री राम, जयराम श्री राम। और उन्होंने जयराम श्री राम करके देखिए पूरा इंटरनेशनल इवेंट बना दिया। जय श्री राम को एक ब्रांड बना दिया, बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया। पूरा देश इस समय अयोध्या की तरफ देख रहा है। तो इसी तरीके से मैसेज जाते हैं। नहीं, एक बात और बता दें, आपसे एक सवाल था ये कि क्या ये हम लोग जानना चाह रहे हैं तमाम लोग कि राम मंदिर जो मुद्दा है उसके सामने कोई मुद्दा हावी हो पाएगा? क्योंकि अभी पिछले जो चुनाव देखे गए, जो उपचुनाव हुए थे, चाहे वो मैनपुरी चुनाव रहा हो, चाहे घोसी चुनाव रहा हो, उसमें समाजवादी पार्टी जीत हासिल की थी, भारतीय जनता पार्टी की, और ठीक ठाक वोटों से जीत हासिल की थी। मैनपुरी चुनाव में भी देखने को मिला था कि डिंपल यादव 3 लाख करीब वोटों से जीती थी, और यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ था तो 60,000 के लगभग यहाँ भी पहुंच गए थे। तो जो उपचुनाव हुए उसमें भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, केंद्र में भी सरकार थी, उसके बाद क्यों डिफीट खा गए? तो क्या इससे मंदिर से बड़ा कोई मुद्दा हो पाएगा भारतीय विपक्ष के पास, जो इसको जो है वो डिफीट करने में मदद करे उनकी? मोदी की सरकार रहते, विश्वगुरु की सरकार रहते हिमाचल जीता, अभी तेलंगाना जीता, कर्नाटक जीता। तो ये तो एक अलग, मैंने तभी तो कहा कि 400 में कैसे 80, और यहाँ मैं अभी बोल दे रहा हूँ कि आजमगढ़ फिर जीतेगी, मैनपुरी फिर जीतेगी, ऐसा थोड़ी है। अब हुआ क्या, देखिए पॉलिटिक्स में लोग समझे तो मैं कोशिश करूंगा, अलग समझदार लोग बहुत हैं। राम मंदिर का मुद्दा तो बहुत उनके लिए तो समझ लीजिए राम बाण है एक तरीके से, जैसे हनुमान जी लाए थे और वो बूटी और लक्ष्मण एकदम से, तो ऐसे ही इनके लिए। दूसरा, हिंदू मुसलमान का फैक्टर आज भी दिमाग में सर पे चढ़ के बोल रहा है, वो हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी। क्या है, हिंदू राष्ट्र 400 प्लस क्यों कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र 400 प्लस जब होगा तो उनकी ताकत बढ़ेगी हाउस में, उसके बाद वो हिंदू राष्ट्र की वो लाएंगे जो सिस्टम को, फिर उसमें चर्चा होगी, जैसे सीएए में तमाम हर चीज़ में तो प्लस है, तो ऐसी है। अब यहाँ पर क्या है, हमारे जो सिस्टम के जो बड़े नेता हैं, मोदी के कद के सामने, या आज की तारीख में देखिए, एक जमाना था अटल जी तक, जब नैतिकता, शिष्टता, लोकतंत्र, ये सब की बातें, अब ये सब बातें नहीं, अब है इवेंट। जितना आपका जैसे शाहरुख खान का है,
जबरदस्त इवेंट है पूरे वर्ल्ड में, सलमान खान का है जबरदस्त, वो इवेंट अक्षय कुमार का नहीं है। तो ये इवेंट मोदी का जो है सब क्या उसी इवेंट पे तो उनका जो वो पंप शो और जो उनका स्टाइल और जो उनका तमाम बातें उसको लोग कुछ कहते रहे। इसमें मोदी बहुत अपर हैंड है। मैंने कहा ना बीजेपी मोदी वाली बीजेपी इस समय पर इतनी बड़ी अपर हैंड है कि अगर इन लोगों ने कुछ, अब ये अलग बात है कोई कह पाएगा इस चीज़ को, बेरोजगारी 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 खत्म, आपका वो CA वो ये जो भी बांड हुआ है बांड खत्म, आपका 700 पेट्रोल रोते रोते चीखते चीखते गैस खत्म, कोई पूछने वाला है? 1000 किसान मर गए, कोई मुद्दा नहीं, मिजोरम कोई मुद्दा नहीं। तो जब कोई मुद्दा ही देश में नहीं बना पा रहा है विपक्ष, तो जो उनका मुद्दा है वो सबसे ठीक है। रजा रिजवी जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, मेरा सवाल आपसे मायावती को लेकर है। चुनाव में मायावती की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो एकला चलो की नीति लेकर चल रही है, उनकी रणनीति को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, मायावती का जब गठबंधन 2019 में समाजवादी पार्टी से हो गया था, तो 2019 से पहले बसपा जो है एक भी उसकी सीट जो है वो लोकसभा में नहीं थी। लेकिन जब सपा और बसपा से गठबंधन हुआ तो सपा तो अपनी वही सीट पर रह गई 5 पर, और बसपा जो है 10 सीटें पा गई और 19.43% वोट भी मिल गया इसको। तो कहीं ना कहीं, लेकिन जो इस तरीके से या अकेला लड़ रही हैं, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करने की घोषणा की उन्होंने। अब अगर गठबंधन नहीं करेंगी तो जहां वो प्रत्याशी अपने उतारती हैं, और ज्यादातर पश्चिम में उन्होंने प्रत्याशी दिए हैं वो मुस्लिम प्रत्याशी दिए हैं, और पश्चिम में मुसलमानों की संख्या अच्छी संख्या है, तो ये एक कारक रहेगा कि मायावती वो कह तो रहे हैं PDA, लेकिन कहां कितना वोट मायावती काट के ले जाती है, ये जरा से बड़ी एक बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी जी है चमत्कारिक नेतृत्व है, और भाजपा को अपने दम पर बहुमत जो है हासिल जो है करने वाला पहला ये गैर कांग्रेसी दल है, आप समझ लीजिए, जो इतनी तेजी से खुद वो प्रखर वक्ता है, विरोधियों को घेरने की, उनके शिकार करने की अदा है उनके पास। पार्टी को उन्होंने दिया हिंदुत्व का राष्ट्रवाद के साथ, गरीबों को साधने और बूथ प्रबंधन का मंत्र है। आप देखिए, जब इन्होंने अगर 400 कहा कि 370 बीजेपी और 400 गठबंधन, तो खाली कहना ही नहीं है। आप देखिए उस तरीके से उन्होंने काम किया। अगर उन्होंने देखा कि नीतीश पूरे प्रदेशों में दौड़ दौड़ के इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं, तो बहुत समझदारी से नीतीश को जो है अपने पाले में मिला लिया, गठबंधन को पहले कमजोर कर दिया। कांग्रेस के बड़े से भी बड़े लीडर, आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर चौहान को ले आए, एक चीफ मिनिस्टर, कितने प्यार से ले आए भारतीय जनता पार्टी में। RPN सिंह कांग्रेस में मंत्री थे जब सरकार थी, राज्य मंत्री, कितने प्यार से उनको ला करके जो है MP राज्यसभा बना दिया। आप देखिए RLD जो है, RLD के जयंत जो राज्यसभा गए हैं वो समाजवादी पार्टी के मेहरबानी पर गए हैं, लेकिन उन्होंने मेहरबानी को खत्म किया और भारतीय जनता पार्टी ने समझदारी से RLD को तोड़ लिया। लेकिन RLD को वो सीटें नहीं दी मुजफ्फरनगर और बागपत, जो बाप पूत की सीट थी, लेकिन कितनी समझदारी से ले आए। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, तो रजा भाई क्या उत्तर प्रदेश में मायावती किंग मेकर बनेंगी, ये कहना चाह रहे हैं आप अपने प्रत्याशियों के दम पे कि वो जिसको चाहेंगी उसको जिताएंगी? क्योंकि उनकी इतनी स्थिति अभी फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि एक विधानसभा उन्होंने जीता है, उमा शंकर सिंह के रूप में उनका एक विधायक है बहुजन समाज पार्टी का। जब तक गठबंधन नहीं हुआ था अखिलेश यादव के साथ, उस वक्त तक तो मायावती के सांसद भी नहीं थे, अब 10 सांसद हो गए। तो क्या किंग मेकर उत्तर प्रदेश में बनेंगी मायावती, अपने प्रत्याशियों के दम पे बनाएंगी लोगों को? नहीं, किंग मेकर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब देखिए अकबरपुर में रितेश पांडे चले गए भाजपा में, वहां से इन्होंने BSP ने फिर ब्राह्मण कैंडिडेट उतार दिया, वर्मा जी वहां सपा से हैं। तो अब यहाँ अगर आप देखिए तो ब्राह्मण 2 कैंडिडेट हो गए, भाजपा के रितेश पांडे हो गए जो कि बसपा से पहले जीते थे, और फिर पंडित को उतार दिया BSP ने। तो अब ब्राह्मणों का वोट कटेगा यहाँ।
तो यहाँ अगर ब्राह्मणों का वोट कटेगा, 2 जगह बटेगा, तो वहां सपा मजबूत होगी। अगर वहां पश्चिम में मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं, तो अगर मुसलमानों को टिकट देने के कारण वहां सपा कमजोर होगी। तो ऐसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी की कहीं मदद कर रही है या समाजवादी मदद कर रही है। और ये किंग मेकर की हैसियत तो मैं नहीं कह सकता। ये 10 सीटें आई हैं, ये 10 सीटें भी अब की आना मुश्किल होगी। ये मेरा एक बहसियत पत्रकार आंकलन है। चलिए ठीक है, सुशील जी आप कैसे देख रहे हैं रजा जी की बातों को? मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। देखिए, मायावती जी का ये मुझे लगता है कि मुझे ये बहुत इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये चुनाव में उनको बड़ा काफ़ी झटका लगेगा। अब देखिए, आकाश आनंद अभी तो मेरे ख्याल से सभासद भी नहीं बने हैं, कहीं से लड़े भी नहीं है, बने तो बात की बात है, सभासद भी नहीं लड़े चुनाव, लेकिन वो अपनी बुआ के विरासत में। तो अभी वो कल भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद के लिए डायलॉग दे रहे थे। अरे मैं छोटी मोटी पार्टियों की बात नहीं करता, कोई किसी टीवी चैनल पे बात हुई तो भीम आर्मी के लिए कर दे, छोटी मोटी पार्टी की बात मुझे मत करिए, ये कर। अभी से अगर ये आदमी देखिए बड़ा होता है, Y+ सुरक्षा तो दी है भारतीय जनता, वही बता रहा। अब आइए देखिए, हाँ। मैं भारत समाज 4 के इस प्लेटफॉर्म पे मैंने कितनी बार कहा है कि बीजेपी 80 सीट नहीं लड़ रही है, बीजेपी 160 सीट लड़ रही है। 80 उनकी है ही अपने सिंबल पे। ये बीएसपी के सिंबल पे जो सीटें हैं ये बीजेपी लड़ रही है। 50 सीटें तो बीजेपी ने दे रखी है बीएसपी ने। वरना आप बताइए, इसी नगर निगम चुनाव में 2 साल पहले की तो बात है, 7 मुसलमान उतारे थे मायावती ने। तो किस आधार पर आप ये आकलन कर रहे हैं? बता रहा हूँ 7 0 हो गए थे, कोई तो नहीं जीता था ना। मुसलमान मैंने अभी क्या कहा शुरू में कि मुसलमान आपकी बहुत समझदारी वोटिंग करेगा। अब बताइए, आपने शुरू करते ही दलित नहीं दिए, पहले जो 5 सीटें दी हैं पश्चिम में वो 5 मुसलमान दे दिया आपने। आप तो दलित की पार्टी हो कि मुसलमान की पार्टी हो? आप अभी तक तो आप मुसलमान और आपका दानिश चला गया, आपके रितेश चले गए, आपके 3-4 नाम और आ रहे हैं जो शाम वो जिससे दिल मिलेगा उसी से तो बात होगी। चाहे अच्छी बात है, कहें जैसे गठबंधन, इंडिया गठबंधन, तो ये भी गठबंधन कर लेना, क्या दिक्कत है? कह दे हमने आपको दिया। क्या सपा में RLD वाले नहीं जीते थे चुनाव विधायक का? कैंडिडेट उनके थे, सिंबल उनका था, तो क्या इसमें दिक्कत है? लेकिन ये देखिए, ओवैसी हैं, कितने बड़े ओवैसी हैं, क्योंकि ज्यादा बोलबाल है उनके पास, बोल बचन है तो ओवैसी हैं। अदरवाइज वो क्या है? मुसलमान। अब यूपी में जो मुसलमान वोट काटेगा उसकी व्यवस्था होती जाएगी, उसके हेलीकॉप्टर ये वो जो भी वो जो चाहेंगे, यही है सीन। वरना अगर मायावती ने समझदारी से काम किया होता तो आप अकेले इतनी बड़ी एक विधानसभा सीट और 10 तो सपा के साथ थी, आप अकेले इतने बड़े कैसे हो जाओगे? और फिर जब बीजेपी ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया अयोध्या को, कितना बड़ा मैसेज दे दिया, तो बीजेपी तो अपने हर काम कर रही है। क्या उन्होंने बोला कुछ उस समय पर? जब आप नहीं बोल रहे और वो सब चीजें कर रही है, वो राम का भी काम कर रही है। मुसलमान ने कहा ना, खुदा वाला अपना हिसाब, अपना कॉर्नर देखें वो लोग, लेकिन जो काम इधर होता है वो कर रहे हैं। उसमें मायावती जी कहीं है ही नहीं, कहीं उनका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। और आकाश अभी इतने बड़े लीडर नहीं हुए हैं कि दलित समाज आकाश से 50 गुना ज्यादा जो वॉइस है वो है भीम आर्मी की, चंद्रशेखर रावण की। वो देखिए भी क्या स्थिति बनती है। तो मुझे नहीं लगता है, और ये साफ साफ दिख रहा है। अब बताइए, Y+ सुरक्षा केंद्र की क्या मतलब? सीधे भी आप मेरे मित्र ने कहा तो ये तो सीधी बात है। और मैंने कहा कि इसीलिए वो सीटें इधर से उधर हैं, और वही होगा जो वही हमारे रजा भाई करे थे। ब्राह्मण सीट दे दिया जाएगा, मुसलमान दे दिया जाएगा। 2 कटेंगे, 200 कटेंगे, 2000 कटेंगे, 10,000 कटेंगे। कई सीटें तो ऐसी हुई जिसमें जितना उसने काटा बीएसपी ने उससे में हार गया वो पीडीए का। तो ये तो राजनीति। हेमंत तिवारी जी से भी सवाल ले लेते हैं, बहुत देर से मुझसे सवाल मत लीजिए, क्षमा कीजिए। चलिए, नाराज हो गए हेमंत तिवारी जी। बहरहाल सुशील दुबे जी, सवाल मत लीजिए। आप तमाम आधे घंटे से बैठा हुआ हूँ, एक सवाल लेकर मुझे सवाल मत लीजिए। हम जवाब नहीं देंगे आपके सवाल का।
अरे इसे नाराजगी का मौजू नहीं है, आप नाराज हो गए हैं। आप नाराजगी का मौजू नहीं है, आपसे खाली बीएसपी को लेकर समझना चाह रहे हैं। यहाँ पे सभी पत्रकार, कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं बैठे हुए हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपसे बसपा को लेकर समझना चाह रहे थे कि किस तरह से जो है वो बसपा का रोल यहाँ पर होगा उत्तर प्रदेश के सिनेरियो में, पूरी राजनीति में। बसपा का बहुत बड़ा रोल है। बसपा के बगैर कोई अपोजिशन नहीं है। बसपा भाजपा की बहुत बड़ी सहायक रही है 2022 के असेंबली इलेक्शन में, 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। बसपा फिर अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की नैया पार करने में सहयोगी साबित। तो ये क्या जो सवाल था रजा रिजवी साहब से, क्या किंग मेकर बनाने का काम करेगी बहुजन समाज पार्टी? क्योंकि सीटों का जिस तरह से बंटवारा हो रहा है उससे तो जाहिर है कि जो एक वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी का है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों का वोट लेना चाहती हैं, और वही वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मुखालिफ है। तो ये प्रत्याशी पहले उतारे गए वहां से। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं आपकी नजर में? हेलो, आवाज मिल पा रही है? आवाज मिल रही है? हेमंत जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है? हेमंत जी, हमको पहले आपने अरे हेमंत, इतना भी ईगो हेमंत का जो है। सुशील जी, मैं आपके पास आऊंगी। सपा और कांग्रेस की एकता को किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव में, क्योंकि बड़े रसाकसी के बाद ये गठबंधन हुआ है, तो किस तरह से देख रहे हैं सपा और कांग्रेस की एकता को? बहुत ही ईमानदारी से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो टीम है वो यूपी में, इससे पहले एक कड़वाहट आई थी अजय राय वर्सेज अखिलेश यादव की चली थी, लेकिन सब चीज़ें ठीक कर ली गई हैं। इस समय यूपी में अगर इंडिया गठबंधन कहीं पर ठीक से काम कर रहा है राजनीतिक रूप से, तो वो अखिलेश यादव और इनका कांग्रेस का, इसमें मैं बिल्कुल साफ देख रहा हूँ, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। कुछ बढ़ सकती है, कुछ घट सकती है, लेकिन मुझे लगता है बढ़ सकती है 17 तो जिस तरह से गठबंधन किया गया है दोनों दलों के बीच, कितना फायदा यूपी में देखने को मिल सकता है ये दोनों दलों का? पता नहीं, मेरा अनुमान कहता है जब गठबंधन नहीं था तब 10 और 5 15 सीटें आ गई थी और एक 16 सीट आ गई थी। तो 16 तो तभी आ गई थी जिस समय बिल्कुल मोदी जी का एकदम ऑरा एकदम बिल्कुल छू लिया तो सोना हो गया। अब माहौल में 10 साल हो जाता है तो तमाम क्वेश्चन मार्क आते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें कहने को, और मुझे लगता है पीडीए ने अगर यहाँ पर ढंग से टिकटों का बंटवारा कर लिया तो फर्क पड़ जाएगा। मैं नहीं मानता कि 80 और 75 और 70 और मैं नहीं मानता, 62 हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल अभी चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो 2024 चुनाव की बारी है और सभी दलों की अपनी अपनी तैयारी है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आत्मनिर्भर होकर भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से सभी लोग सहमत हैं। जो लोग नाराज हो, वो समझाना कि आज की जो बड़े काम है वो समाजवादियों